गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपको राजनीति विज्ञान है वो कक्षा 12 में पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा अध्याय नंबर 3 है वो चल रहा था भ्रष्टाचार, आतंकवाद और राजनीति का अपराधीकरण। अभी तक हमने आतंकवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ब्रिटिश शासन में आदमी बदतर जीवन जी रहा था। उसका जीवन था वो बहुत ही मुश्किल था, कठिन था। वह चारों ओर विभिन्नता से घिरा हुआ था, गरीबी थी। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक की अपेक्षा थी कि अब आज़ादी मिल गई है, अब हमें हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। मगर गरीब की जो स्थिति थी वो अब भी बद से बदतर थी। देश की प्रगति का पूरा लाभ है वो गरीबों को नहीं मिल रहा था। बहुसंख्यक तबका, जो बहुसंख्यक समाज है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिसमें किसान, मजदूर और श्रमिक आते हैं, वो अभी तक विकास का अपेक्षित लाभ है वो प्राप्त नहीं कर पा रहा था। बहुसंख्यक वर्ग है वो विकास से अछूता था। गरीबी और अमीरी के मध्य खाई और अधिक गहरी हो गई थी। तो गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई थी, आर्थिक असमानता थी, वो और अधिक व्यापक हो रही थी। आर्थिक असमानता थी वो और अधिक बढ़ रही थी। आर्थिक असमानता गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती जा रही थी। स्वतंत्रता के बाद में अमीर वर्ग ही सर्वाधिक लाभान्वित हुआ था। भारतीय राजनीति की जो दशा है वह देश की प्रगति के लिए चिंतनीय है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी ही घटना है जिसमें आपराधिक तत्वों का राजनीति में आना, शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए सत्ता हासिल करना, सत्ता पर कब्जा करना और आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देते हुए अपने आर्थिक हितों को पूरा करना। हमारे देश में जो दो राज्य हैं, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ पर राजनीति का अपराधीकरण है वो बहुत ज़्यादा रहा है। जिसमें आपराधिक तत्व है वो बाकायदा राजनीति में भाग लेते हैं, जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं। उनको वो चुनाव में सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रचार भी नहीं करते, लेकिन लोगों में इतना खौफ होता है कि वो जेल में बैठे बैठे चुनाव है वो जीत जाते। अभी आपने बिहार चुनाव के बारे में देखा है तो मकोमा से जो विधायक है अनंत सिंह, उनको बेल भी नहीं मिली थी, जमानत भी नहीं मिली थी, और जेल में बैठे बैठे वो अपना चुनाव है वो आसानी से जीत गए। तो आप मान सकते हो कि राजनीति में अपराधीकरण है वो किस प्रकार हावी है। राजनीतिक पार्टियां ऐसे आपराधिक तत्वों को बाकायदा टिकट देती है, उनको टिकट शेयरिंग में हिस्सा दिया जाता है। बाकायदा राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जो शाम दाम दंड भेद करके सत्ता हासिल करने में उनकी मदद है वो कर सके। तो भारतीय राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी ही घटना है जिसमें भारतीय लोकतंत्र को दिशा विहीन कर दिया है, जिससे भारतीय लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो दिशा विहीन हो गया है। चुनाव में बाहुबल और धनबल के बुरे प्रभाव ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही हमारे छिन्न भिन्न कर दिया है। हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। तो चुनाव में बाहुबल यानी भुजाओं का बल और धनबल यानी मसल पावर एंड मनी पावर, धन का प्रयोग और ताकत का प्रयोग, तो धनबल और बाहुबल से न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को छत विछत कर दिया है। इस प्रवृत्ति से चुनावी राजनीति उसका अपराधीकरण हो गया है। जहाँ जिन राज्यों में कास्ट इक्वेशन ज़्यादा है, जहाँ पर जाति की राजनीति ज़्यादा खेली जाती है या जाति के आधार पर टिकटें दी जाती है, वहाँ पर राजनीति का अपराधीकरण है वो ज़्यादा होता है। जो मैंने आपको दो उदाहरण बताए थे, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ पर आपराधिक तत्वों का बोलबाला रहता है, वहाँ की राजनीति में आपराधिक तत्व है वो
ज़्यादा भाग लेते हैं और ऐसे आपराधिक तत्व न केवल चुनाव जीत जाते हैं बल्कि वो सत्ता में भी अपनी भागीदारी चाहते हैं। ऐसे आपराधिक तत्वों को बाकायदा मंत्री बनाया जाता है जो चुनाव में धन बल का और इसके साथ भुजाओं के बल का, धन बल और बाहुबल का प्रयोग करते हैं। तो भारतीय राजनीतिक अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में भ्रष्टाचार में कमी आई है। इसके लिए जो पहले बैलेट पेपर से जो चुनाव कराए जाते थे, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे तो बाकायदा जो चुनाव बूथ थे उनको लूट लिया जाता था बाहुबल और धनबल के सारे, और लोगों को डरा धमका कर वापस उनके घर भेज दिया जाता था और उनकी जगह जो अमुक पार्टी के जो व्यक्ति होते थे वो अपना वोट दे देते थे। तो इसको रोकने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने कठोर कदम उठाए हैं, जिसके तहत ईवीएम मशीनों का प्रयोग है वो बढ़ा है। बाकायदा ईवीएम मशीन है, उनकी सहायता से ही वोटिंग होती है। संवेदनशील जो बूथ है, जो अति संवेदनशील और जो संवेदनशील बूथ है, उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी की जाती है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इसके अलावा निष्पक्ष जो दूसरे राज्यों के जो चुनाव पर्यवेक्षक है, जो निष्पक्ष हैं, जो बायस नहीं है, जो निष्पक्ष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया है, जिसके तहत सभी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी है, उनके लिए निर्धारित समय में चुनाव प्रचार करना, लाउड स्पीकर का प्रयोग न करना, लोगों को डराना धमकाना नहीं। इसके अलावा एफिडेविट में गलत ब्यौरा देने पर उनका निर्वाचन है वो रद्द कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रात्रि में 10 बजे के बाद में प्रचार न करना, इसके अलावा लोगों को पैसा नहीं बांटना, ये सब प्रावधान किए गए हैं। इन कुछ सकारात्मक उपाय किए गए हैं। इन सुधारों के बावजूद भी भारतीय राजनीति में आपराधिक तत्वों की सक्रिय भूमिका और भागीदारी चिंता का विषय बनी हुई है। इन सुधारों के बावजूद भारतीय राजनीति में आपराधिक तत्वों की बढ़ती सक्रियता, उनकी बढ़ती भूमिका, उनकी भागीदारी एक तरीके से चिंता का विषय है, जो हमें चिंतित करती है कि किस प्रकार आपराधिक तत्व या जिनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी भी बिहार में चुनाव हुए हैं। बिहार चुनाव में करीब 30 से 35% जो उम्मीदवार हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं। इसके अलावा जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनमें भी उनका प्रतिशत है वो ज़्यादा रहा है। तो मैंने मकोमा के विधायक अनंत सिंह के बारे में आपको बताया था कि उनका इतना भय है कि वो बाकायदा जेल में बंद होकर भी उन्होंने चुनाव है वो जीत लिया है। तो आप समझ सकते हो कि धन बल और बाहुबल का राजनीति में कितना अधिक प्रयोग होता है। केवल राष्ट्रीय पार्टियां नहीं बल्कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी इनका प्रयोग है वो करती हैं, जिसके तहत धन बल और बाहुबल के द्वारा न केवल चुनाव मैनेज किए जाते हैं बल्कि चुनावों को जीता भी जाता है। न केवल चुनाव को मैनेज किया जाता है बल्कि चुनाव को प्रभावित करके उम्मीदवारों को बाकायदा जिताया जाता है। तो राजनीतिक अपराधीकरण क्या है? व्हाट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? तो राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है, राजनीतिक अपराधीकरण क्या है? वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत जो आपराधिक तत्व है, जिनके विरुद्ध केस मुकदमे चल रहे हैं, जिनके विरुद्ध कुछ धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं या वो जेल में बंद हैं, ऐसे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग न केवल चुनाव में खड़े होते हैं बल्कि जीतने के बाद सत्ता में अपनी भागीदारी चाहते हैं। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है और यदि वो मंत्री नहीं बन पाते तो सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में अपनी सजा को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यानी कि निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है।
तो राजनीति में प्रवेश करने, सत्ता को प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, शुद्ध पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के हों या क्षेत्रीय पार्टी के हों, उनके द्वारा समय समय पर अपराधियों को मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। तो जो राजनीतिज्ञ हैं उनके द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। तो राजनीतिक अपराधीकरण क्या है? राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत जो अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपराध किया या जो गंभीर अपराध में संलग्न है, ऐसे व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, सत्ता को प्रभावित करते हैं, चुनाव जीतते हैं, लोगों पर दबाव डालते हैं, मसल पावर और मनी पावर का प्रयोग किया जाता है और मंत्री तक बन जाते हैं। ऐसे लोग मंत्री बनकर अपने आपराधिक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। येन केन प्रकार किसी भी तरीके से चुनाव जीतना, सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा के कारण अनैतिक, अनुचित और अपराध प्रदान साधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। तो येन केन प्रकार जैसे तैसे करके किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना, चुनाव में जीत हासिल करना और जिसकी सरकार बन रही हो उसके पक्ष में जब बहुमत परीक्षण होता है तो वोट देना, उनसे पैसा प्राप्त करना, मसल पावर के द्वारा विधायकों को डराना धमकाना, जनता को डराना धमकाना और अपने पक्ष में नीतियों या अपने फेवर में नीतियों और कानूनों का निर्माण करना शामिल है। भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय माना जाता है। लोग हैं वो फायदेमंद व्यवसाय के रूप में इसे देखते हैं। तो भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म देती है, क्योंकि सभी दल सोचते हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव जीत लिया जाए, किसी भी तरीके से सरकार बना ली जाए और जो चुनाव में पैसा खर्च हुआ है उसको तो हम भ्रष्टाचार करके, तो राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, करप्शन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि जो चुनाव में पैसा लगाता है, मनी पावर लगाता है, धन का प्रयोग करता है, वो चाहता है कि उसकी धन की उगाही हो। तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में रंगदारी, अपहरण, लूट, व्यापारियों से लूट, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। तो चुनाव जीतने के बाद जो राजनीतिक दल है वो भ्रष्टाचार के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से जो चुनाव में जो खर्च हुआ पैसा है उस खर्च हुए पैसे को किसी न किसी तरीके से वापस निकालने की कोशिश करते हैं। तो दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और अधिक संभावना रहती है, क्योंकि इसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से ही खुलता है। तो क्या करते हैं, मत प्राप्त करने के लिए जब राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित न करके जो वोट देने के लिए राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित करने की बजाय वो मतदाताओं को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके सामने धन का प्रयोग करते हैं, पैसा बांटना, शराब बांटना या भय का प्रयोग करना, आतंक का प्रयोग करना, गाँव में लोगों को डराना धमकाना, इसका सहारा लिया जाता है। तो आतंक का सहारा लिया जाता है, तो इसे हम राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। चुनावी राजनीति के कारण ही अपराधियों और राजनीतिज्ञों में आपस में साँठ-गांठ पैदा होती है। तो चुनावी राजनीतिकरण जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके कारण जो अपराधी है और राजनीतिज्ञ है उनमें आपस में साँठ-गांठ पैदा होती है। जब चुनावी राजनीति के लिए जो राजनीतिज्ञ है वो आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं, बाकायदा उनको टिकट दिया जाता है, उनके सिंबल से टिकट दिया जाता है और उनको इजाज़त दी जाती है कि वह अपने धन बल और बाहुबल का प्रयोग करके है वो चुनाव जीत पाए। ये दोनों अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर एक दूसरे से लाभ उठाने के मंसूबों से काम करते हैं। तो
जो राजनीतिज्ञ हैं या अपराधी तत्व हैं, ये अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर क्या करते हैं, एक दूसरे से लाभ उठाते हैं, अपने मंसूबों को पूरा करते हैं। जब चुनाव में जिताने के लिए आपराधिक तत्व, तो चुनाव में जिताने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, आपराधिक तत्व है वो राजनीतिक पार्टियों को मदद करते हैं। वहीं सत्ता में आने के बाद जो राजनीतिज्ञ हैं वो इन अपराधी तत्वों को बढ़ावा देते हैं, अपराधियों को राजनीतिक शरण देकर उनकी मदद करते हैं, उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है, उनके पक्ष में नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनको आर्थिक मदद दी जाती है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको पैसा देकर आर्थिक मदद देकर उनकी सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तो भारत में राजनीति में अपराधीकरण के कारण क्या है बेटा, तो पहला कारण है राष्ट्रीय चरित्र का पतन, जो नैतिकता, प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे जो हमारे जो राष्ट्रीय मूल्य थे, चरित्र थे, उनका पतन हो गया है। दूसरा, अभी भी हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, तो ऐसी स्थिति में जो आपराधिक तत्व है उनकी राजनीति में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, देश के प्रति प्रेम, मेरा देश मेरा भारत, मेरा देश मेरे भारत के प्रति जो भावना है वो राजनीतिज्ञों में नहीं रहती, केवल उनकी स्वार्थ सिद्धि रहती है। भौतिकवादी प्रवृत्ति, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सुख सुविधा मिले, राजनीतिज्ञ भी ये चाहते हैं कि उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा मिले, उन्हें हर भौतिक संसाधन मिले, उनको गाड़ी कहते हैं ना कि उनको गाड़ी और वो लाल बत्ती वाली गाड़ी यानी मंत्री बन जाएं, या उनको राजनीति में भागीदारी हो, उनके आगे पुलिसकर्मी चलें, लाल बत्ती वाली गाड़ी हो, उनके आगे एसडीएम या पुलिसकर्मी है वो आगे आगे चलते रहे। तो इस प्रकार जो भौतिकवादी प्रवृत्ति है उसकी आकांक्षा रहती है। पांचवा, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास नहीं करना। राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में उनको विश्वास नहीं रहता। पुलिस, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों और अपराधियों में आपसी अनैतिक साँठ-गांठ रहती है। तो पुलिस हो चाहे राजनीतिज्ञ हो, नौकरशाह हो या अपराधियों में परस्पर क्या रहती है, अनैतिक साँठ-गांठ रहती है, जिसके द्वारा अपने प्रयोजन को सिद्ध करती हैं। चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव, जो चुनावी राजनीति है उन पर बाह्य तत्वों का प्रभाव होता है, उनमें धनबल और बाहुबल के द्वारा उन्हें प्रभावित किया जाता है। जनता द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति की राजनीतिज्ञों की स्वीकार्यता, जनता खुद ऐसे आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देती है, जनता खुद ऐसे आपराधिक तत्वों के व्यक्तियों को चुनाव है वो जितवाती है ताकि उनका रसूख बढ़े, उस क्षेत्र में उनकी पहचान बढ़े। कानूनों को प्रभावशाली रूप से लागू न करने की व्यवस्था, कानून यदि बने हुए हैं तो उनको प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया है। न्यायिक प्रणाली में मूलभूत खामियां, क्योंकि न्यायिक प्रणाली हमारी है वो कोई भी मुकदमे का जो निर्णय होता है उसमें कई साल लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जो खामी है उसके फायदा है वो आपराधिक तत्व उठाते हैं, और वो जेल में बैठे बैठे हैं, वो जब उन्हें सजा नहीं मिलती वो जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। दलीय राजनीति और सत्ता प्राप्त करने की अत्यधिक लालसा, तो दलीय राजनीति है उसके कारण भी, और जो सत्ता प्राप्त करने येन केन प्रकारेण सत्ता में आना, येन केन प्रकारेण है वो सत्ता हासिल करना उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो बच्चों अभी आपको मैंने आज 11 बिंदु बताए हैं, इनको आपको पढ़ना है। राजनीति अपराधीकरण का अर्थ जो ऊपर वाली 4 लाइनों में दिया है, राजनीति अपराधीकरण कहलाता है, यहाँ तक इसको आपको अंडरलाइन करना है। राजनीतिक अपराधीकरण के कारण है वो मैंने आपको 11 के 11 है वो लिखा दिए। कुछ अन्य कारणों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।